गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग सामने दिखाने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो देखिए टॉपिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे। परिचय में क्या दिया है कि टॉपिक का क्या नाम है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे आज पूरा डिटेल्स में। तो देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव एंड मैग्नेटिज्म एवं चुंबकत्व। तो देखिए इसको दो पार्ट में बांटा गया। ये टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक जो है वो है धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा जो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मीन्स क्या होता है, चुंबकत्व, यानी चुंबक के तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानना होगा कि धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या। अब देखिए जैसे हम लोग यूनिट 1 में पढ़े हैं आवेश, यूनिट 2 में हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा। जैसे 12th क्लास में हम लोग शुरुआती पॉइंट में जो देखे थे वो क्या टॉपिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या देखे थे, आवेश के बारे में। तो देखिए 12th क्लास का जो कहानी शुरू होता है वो आवेश से ही होता है। आवेश हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे यूनिट 1 में। आवेश को किससे सूचित करते हैं ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ये फिजिक्स में देखिए 10th क्लास में तो प्रकाश का परावर्तन से दिया है टॉपिक, लेकिन ये भी है आवेश के बारे में। तो आवेश को हम लोग सूचित करते हैं क्यू, स्मॉल क्यू या बिग क्यू। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी प्रकार हम लोग ये वाला टॉपिक में भी देखेंगे। जैसे चुंबक देखेंगे, चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं जो 10th क्लास में भी था। क्या क्या ध्रुव होता है, उत्तर तथा दक्षिण। उत्तर ध्रुव को मानते हैं पॉजिटिव, नॉर्थ पोल को, तो साउथ को क्या मानते हैं, नेगेटिव। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पर भी है। बिना प्रभाव के कुछ काम होने वाला नहीं है। इसका भी प्रभाव के कारण ये चुंबक गति करेगा। कैसे गति करेगा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आप देखिए आते हैं इसके बाद, ये था स्थिर अवस्था में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी। जब इसको गति करा देंगे कोई भी चालक तार में, जब हम लोग डाल देंगे क्या, विद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा कि धारा का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव से नेगेटिव के जा रहा था। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गति किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसीलिए बात क्या था कि कोई भी चालक तार में जब आवेश को डाला जाता है तो क्या होता है, वो गति करता है। क्यों, जो कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें गति नहीं करेगा। अब देखिए जैसे ये मार्कर है, ये क्या कुचा लगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें क्या धारा डालेंगे तो क्या गति करेगा, नहीं करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे गति कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन टकरा के एक साइड से दूसरे साइड में निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन सीधा रेखा में नहीं आता है, लेकिन हर एक पदार्थ में एक जैसा टक्कर भी नहीं होता है। जैसे सबसे कम टक्कर किस में होता है, AU या AG, बोलिए, दोनों तन्य धातु है, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी किसको कहा जाता है, AG को। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं AU या प्लेटिनम, ये सब आ सकते हैं। लेकिन लोहा में सबसे ज़्यादा टक्कर होता है, जिस कारण लोहा, क्रोमियम, निकेल, ये सब आयरन का जो छड़ होता है वो छड़ बनाने में इसका उपयोग किया है, जैसे नाइक्रोम बोलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ लिए हैं यूनिट 2 में विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, I से। आवेश को किससे करते हैं, Q से। अब चलते हैं इसमें धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें जो धारा जा रहा है इसमें क्या प्रभाव दिखाएगा, चुंबक के बारे में क्या दिखाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें विचार किए थे आर्स्टेड। ये 1820 ईस्वी में हेंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने ये दिखाए थे। अब देखिए हेंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ये 1820 ईस्वी में ये दिखाए थे कि विद्युत धारा के कारण चुंबक क्षेत्र का उत्पत्ति होती है, यानी निर्माण होती है। तो कैसे दिखाया है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोले कि कोई भी धारावाही चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
मान के चलिए एक चालक तार है, इसमें अगर डाल देंगे क्या, धारा, धारा क्या, I, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, इसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। ये सबसे पहले किसने बताए थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। कितना ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। अब देखिए ये इसके चारों ओर जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबक क्षेत्र को किससे इंडिकेट करते हैं, वेक्टर ऑफ बी से, वेक्टर ऑफ बी से। ये भी एक सदिश राशि है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जैसे हम लोग यूनिट 1 में भी पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आएगा चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब देखिए इसमें जो उत्पन्न होता है किन बातों पर डिपेंड करता है, कि बी किन बातों पर डिपेंड करता है, बी आई के समानुपातिक क्या होगा, बी। आई भी बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, आई भी घटेगा तो बी भी घटेगा। इसका मतलब धारा घटेगा तो चुंबक क्षेत्र का मान भी घटेगा। लेकिन इसमें उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, हम लोग कैसे पता करेंगे। तो देखिए फिजिक्स जो है ये हमेशा प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल में दिखाइए उसको। अगर प्रैक्टिकल में हो रहा है तो हम लोग विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखिए तो आर्स्टेड ने क्या किया, सबसे पहली बार आए आर्स्टेड और उन्होंने दिखा दिया आर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, आर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिए वो एक चुंबक को लिए, तो देखिए चुंबक जो है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि चुंबक देखिए हम लोग गोलीय चुंबक भी पढ़े हैं। देखिएगा ये स्पीकर वगैरह में लगा रहता है। ये चुंबक को कौन सा चुंबक से जानते हैं, छड़ चुंबक, NS, ये लोअर क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। अब देखिए ये जो चुंबक है इसको कौन चुंबक से जानते हैं, इसको बोलते हैं सुई चुंबक। ये गोली चुंबक, ये छड़ चुंबक, ये सुई चुंबक, नीडल मैग्नेट। अब देखिए कि धारा का चुंबक के प्रभाव। अब देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र का निर्माण हो जाती है। तो इस प्रभाव को धारा का चुंबक के प्रभाव कहा जाता है। समझ में आया। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे धारा का चुंबक के प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए इसे किससे इंडिकेट करते हैं, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ऑफ बी से। अब देखिए वेक्टर ऑफ बी क्या है, यह भी एक सदिश राशि है। अब देखिए सबसे पहले इसको दर्शाने के लिए कौन साइंटिस्ट है, आर्स्टेड। आर्स्टेड ने कैसे दिखाया कि धारा के कारण चुंबक क्षेत्र का निर्माण होती है। इसको दिखाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किए, देखिए आर्स्टेड का पूरा नाम 1820 ईस्वी में क्या देखा है कि धारा के कारण चुंबक क्षेत्र का निर्माण होती है। अब देखिए सबसे पहले ये जो होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे रीजन भी है। तो चुंबक क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जानना होगा, चुंबक के बारे में पहले जानना होगा, तब ये पकड़ में आएगा पूरा पूरे डिटेल्स में। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि चुंबक के बारे में। अब देखिए जैसे हम लोग चुंबक पढ़े 10th क्लास में, चुंबक साधारणतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक मानव निर्मित चुंबक। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक क्या है, जो प्रकृति में पाया जाता है, और मानव निर्मित क्या है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। तो देखिए चुंबक का जो प्रभाव है, ये देखिए एक छड़ चुंबक हम लोग लिए, ये N और ये S। M को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, S को क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब देखिए दूसरा बात क्या है, ये कौन सा चुंबक है, इसको बोलते हैं हम लोग सुई चुंबक। क्या चुंबक बोलते हैं, सुई चुंबक। अब देखिए जैसे रेडियो के स्पीकर में रहता है इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं, गोलीय चुंबक। इतना तो पकड़ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो चुंबक जो खड़ा होता है यानी स्थिर होता है, वह हमेशा उत्तर दक्षिण में स्थिर होता है। वो क्यों होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेना होगा कि चुंबक को मान के चलिए कि स्वतंत्र रूप से अगर लटकाया जाए, हमेशा उत्तर दक्षिण में खड़ा होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं, तब ये पूरी पकड़ में आ जाएगा। पहले जानना होगा पृथ्वी के बारे में। जैसे हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखें पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो लगभग गोलाकार होते हैं,
और पृथ्वी के अंदर में क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर यानी क्रोड। यहाँ पर क्या होता है, बहुत चाप और दाब के कारण इसका तापमान बहुत हाई होता है कि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। जिस कारण क्या होगा, कोई भी पदार्थ किस अवस्था में रहेगा कि लिक्विड अवस्था में रहेगा, पिघला हुआ अवस्था में रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है क्रोड में, जानते हैं, Au यानी सोना। सोना इतना पाया जाता है कि वैज्ञानिक का अनुमान है कि अगर ये सोना को बाहर निकाला जाए तो पृथ्वी के ऊपर में 3 फीट का पूरा परत जम जाएगा पृथ्वी के ऊपर में। तो इतना सोना है पृथ्वी के क्रोड में। तो देखिए इसको निकालना संभव नहीं है, इसको अनुमान लगाया गया है क्या इतना सोना है। अब उसके बारे में दिमाग मत लगाइए कि सोना कैसे निकाला जाएगा, नहीं तो उसी में पागल हो जाओगे। अब देखिए आगे, जो पृथ्वी का जो घूर्णन हम लोग देखे जाते हैं ये 2 प्रकार का होती है। जैसे सूरज एक ही जगह पर फिक्स रहता है, पहला ग्रह क्या देखे थे, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। आप देखिए पृथ्वी का चक्कर 2 प्रकार के होते हैं, पहला चक्कर घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। तो घूर्णन देखिए 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेते पृथ्वी, और सूरज के चारों घूमने में 365 दिन लगता है। अब देखिए पृथ्वी जो घूर्णन करता है तो पृथ्वी के अंदर में क्या रहता है, धातु है। कि धातु में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उदासीन। अब देखिए जो आयन है, आयन अगर गति करेगा तो क्या होगा, उसमें धारा उत्पन्न होगा। उसमें क्या उत्पन्न होगा, धारा। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर में भी धारा उत्पन्न होता है। अब देखिए जहाँ पर धारा उत्पन्न होता है वहीं पर चुंबक क्षेत्र का निर्माण होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चुंबक क्षेत्र जहाँ पर उत्पन्न होगा वहाँ पर फिर 2 ध्रुव प्राप्त होगा। अंदर में अगर ध्रुव प्राप्त होगी तो ये मान लीजिए पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन चुंबक क्षेत्र का जो ध्रुव है वो उल्टा प्राप्त होती है पृथ्वी के अंदर में। जिधर नॉर्थ है उधर साउथ होता है, और जिधर साउथ है उधर नॉर्थ है। पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन उल्टा होता है। अब देखिए जैसे हमारे हाथ में एक चुंबक है, ये उत्तर दक्षिण में खड़ा हो गया। ये मान के चलिए ऊपर साइड है नॉर्थ, नीचे साइड साउथ, ये ऐसे खड़ा हो गया। इसका मतलब चुंबक ऐसे स्थिर हो गया। मेरे हाथ में ये है नॉर्थ, ये है साउथ। क्यों हुआ, अब देखिए ये टॉपिक में पहले हम बता चुके हैं, नॉर्थ को मानते हैं पॉजिटिव, या उसको मानते हैं नेगेटिव। नॉर्थ साउथ में क्या होगा, अट्रैक्शन, और नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, विकर्षण। साउथ साउथ में क्या होगा, विकर्षण, जो कि नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है। जिस कारण क्या होगा, नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, आकर्षण। ये नॉर्थ साउथ में क्या होगा, आकर्षण। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं फिर आगे। कितना तो समझ में आ गया कि पृथ्वी के अंदर में चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन उल्टा होता है। इसका मतलब ध्रुव उल्टा होता है। जिधर उत्तर है उधर दक्षिण होता है, दक्षिण उधर उत्तर होता है, जिस कारण ऊपर में उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक स्थिर होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। ये पकड़ में नहीं आएगा तो फिर बार बार यही बार सवाल उठेगा कि चुंबक उत्तर दक्षिण में खड़ा क्यों होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही सवाल चलता है। ये होता तो कुछ कारण तो है, कारण यही है बाबू, और कुछ नहीं है। आप देखिए फिर आगे कि चुंबक को अगर तोड़ दे हथौड़ा मार के, मान के चलिए एक चुंबक है मेरे हाथ में, ये एन पोल है और ये साउथ पोल है। मान के चलिए इसको हम लोग तोड़ देंगे हथौड़ा मार के, तो ये चुंबक 2 भाग में टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या ध्रुव प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या ध्रुव प्राप्त होगा, समझ में आया क्या बोले। ये नॉर्थ और ये साउथ थे, लेकिन बीच में तोड़ दिया, दो चुंबक बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या ध्रुव प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या होगा, चुंबक आप लोग तोड़े होंगे जरूर। देखिए अगर जहाँ पर चुंबक हम लोग तोड़ते हैं वहाँ पर सटता नहीं है, समझ में आया क्या बोले। जहाँ पर तोड़ेंगे वहाँ पर सटेगा नहीं, उसके ऑपोजिट में सटेगा। कारण क्या है कि अगर यहाँ पर एन पोल प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पर एन पोल ही प्राप्त होगा, एकल ध्रुव प्राप्त होता है चुंबक में। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि सर ये तो ठीक है, ये एन एस ये सेपरेट चुंबक बन गया, लेकिन ऊपर साइड एक तरह का ध्रुव हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, ये जो एन पोल है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा किसमें, साउथ में, ऑटोमेटिकली। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन फिर ये सवाल उठ सकता है
कि अगर ये एस होगा तो ये भी एस होगा। फिर ये बस सवाल उठेगा कि एन और एस ये तो सेपरेट चुंबक बन गया, लेकिन ये एस एस संभव नहीं हो सकता है। तब क्या होगा कि ये जो एस है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा किसमें, एन पोल में। यह है चुंबक का नियम। इतना पकड़ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब पकड़ में आ जाएगा कि चुंबक उत्तर दक्षिण में स्थिर क्यों होता है। तो चलिए आर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। आर्स्टेड का अनुप्रयोग। आर्स्टेड का अनुप्रयोग। अब देखिए सबसे पहले ये चुंबक क्षेत्र के बारे में सबसे पहले कौन विचार किए थे, आर्स्टेड। कितना ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। ये क्या किए थे कि विद्युत धारा जब किसी चालक तार में प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र का निर्माण हो जाती है। लेकिन ये बोलने से नहीं होगा ना, इसको दर्शाना होगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। और जब तक नहीं होगा तो संभव ही नहीं है। हम लोग मानेंगे नहीं ये फिजिक्स का इक्वेशन सही है, फिजिक्स का थ्योरी सही है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक सुई चुंबक को लिए। सुई चुंबक को क्या लिए, एक स्टैंड में इसको स्थित कर दिया। स्टैंड में इसको स्थित कर दिया। इसके ऊपर में ठीक एक धारावाही चालक तार को रखा गया है। धारावाही चालक तार क्या है, ए बी। अब देखिए प्रारंभिक अवस्था में इसमें धारा नहीं जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, प्रारंभिक अवस्था में चुंबक किधर स्थित था, एन और एस, उत्तर और दक्षिण में। लेकिन जैसे ही इसमें धारा पास की जाती है, जैसे इसमें धारा पास की जाती है तो क्या होगा, इसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। जिस कारण क्या होगा, देखिए ये चुंबक क्षेत्र किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये भी देखिए कि चुंबक क्षेत्र डिपेंड करेगा I समानुपाती बी। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ऑफ बी से हम लोग इंडिकेट करेंगे। ये भी एक सदिश राशि है। I भी बढ़ेगा तो चुंबक क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, I भी कम करेंगे तो चुंबक क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा। ये बढ़ते जाएगा इसके चारों ओर, और उसके अंदर में किसको घुसा दिए, नॉर्थ और साउथ, इसका मतलब है चुंबक को। अब क्या होगा, हम अभी बोले कि जहाँ पर नॉर्थ और साउथ रहेगा या नॉर्थ नॉर्थ रहेगा वहाँ पर चुंबक का प्रभाव दिखाएगा। जैसे पृथ्वी में हम बोले ना कि पृथ्वी में क्यों उत्तर दक्षिण में खड़ा होता है, जो कि पृथ्वी के अंदर में भी चुंबक है। अगर वो नहीं होता है ऊपर में संभव नहीं होता कि चुंबक किधर खड़ा हो। अब देखिए आगे, यहाँ पर चुंबक क्षेत्र में भी डायरेक्शन है और यहाँ पर भी डायरेक्शन है, जिस कारण क्या होगा, इसमें बल लगेगा। जब इसको धारा को लेफ्ट से राइट की ओर प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबक जो सुई चुंबक है ये किधर विक्षेपित हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, बाएं तरफ। ये ध्यान रखिएगा, ये किधर होगा, बायां तरफ। ये बायां तरफ ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा एन डैश, ये हो जाएगा एस डैश। ये बाएं तरफ डिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन फिर ये सवाल उठेगा कि अगर इसको दायां तरफ से धारा को प्रवाहित की जाए तो ये किधर डिफ्लेक्शन करेगा, तब दायां तरफ। ये ध्यान रखिएगा, तब ये दाहिना तरफ डिफ्लेक्शन करेगा। ये हो जाएगा एन डबल डैश एस डबल डैश। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, जब बायां तरफ से विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो बायां तरफ डिफ्लेक्शन होगा। जब दाहिना साइड से बायां की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो वो दाहिना तरफ विक्षेपित होगा। तो ये था आर्स्टेड का अनुप्रयोग। तो इसमें क्या सीखने को मिला कि सर्वप्रथम आर्स्टेड ने यह दर्शाया कि विद्युत धारा के कारण चुंबक क्षेत्र का निर्माण होती है। इसको दर्शाने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक प्रयोग किए। इसमें एक सुई चुंबक के ठीक ऊपर एक धारावाही चालक तार ए बी को स्थापित कर दिया। प्रारंभिक अवस्था में सुई चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहा, लेकिन जैसा ही इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक विक्षेपित हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा के कारण चुंबक क्षेत्र का निर्माण होती है। समझ में आ गया? अब देखिए फिर यहाँ पर सवाल उठता है, ये विद्युत धारा के बारे में सबसे पहले देखिए, इससे पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे, धारा का मात्रक कौन होता है जी, क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब देखिए फिर इसमें आगे एम्पियर साइंटिस्ट उन्होंने क्या देखे कि ये जो होता है क्या होता है, सही है कि गलत है। इसको चेक करने के लिए फिर इसके पीछे आगे कौन, एम्पियर।
और एम्पियर ने क्या बोले, चलिए देखते हैं, ये सही मिला। तो एम्पियर ने फिर एक दूसरा थ्योरी दे दिया इसी के सिद्धांत के आधार पर कि एम्पियर का तैरने का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम। आप देखिए तैरने का नियम किस ढंग से दिए एम्पियर, देखिए इसको कि मान के चलिए कोई काल्पनिक धारावाही चालक तार के समानांतर, काल्पनिक ऐसे ओरिजिनल में नहीं, काल्पनिक धारावाही चालक तार के समानांतर कोई आदमी तैर रहा है, कोई आदमी तैर रहा है, तो क्या होगा, अगर उसके पैर से होते हुए सिर की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, पैर से होते सिर की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, तो वो आदमी या मनुष्य बायां तरफ विक्षेपित हो जाएगा। इसका मतलब चुंबक में जैसे हो रहा है। लेकिन दूसरी बात क्या बोले, जब सिर से होते हुए पैर की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो ये दाहिना तरफ विक्षेपित हो जाएगा। इसका मतलब किसी मनुष्य के समानांतर कोई धारावाही चालक तार को स्थित की जाती है तो उसके पैर से होते हुए सिर की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो वह मनुष्य बायां तरफ विक्षेपित हो जाएगा, तथा सिर से होते पैर की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो वो दाहिना तरफ विक्षेपित हो जाता है। तो ये था एम्पियर का तैरने का नियम। इतना तक क्लियर। इसके बाद देखिए कि धारा तो हम लोग यूनिट 2 से पढ़ते आ रहे हैं, विद्युत धारा, धारा भी 2 प्रकार का होता है, एसी और डीसी। अब फिर ये हमें सवाल उठेगा कि सर कि कौन सा चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी चुंबक क्षेत्र का निर्माण होगी। चालक तार इसका मतलब क्या है, उसमें धातु होना चाहिए, उसमें धारा पास होगी। दूसरी बात है जैसे तार के ऊपर में देखिएगा कोडिंग लगा रहता है, उसके ऊपर में परत चिपका लगा रहता है प्लास्टिक का, क्या उसके ऊपर में भी चुंबक क्षेत्र का निर्माण होगी? हाँ होगा। उसके ऊपर में भी देखिएगा कोई चुंबक को लेके जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर में कोडिंग चढ़ा हुआ है, इसका मतलब परत चिपका हुआ है कि ये नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जरूर दिखाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद फिर आ गए साइंटिस्ट मैक्सवेल। देखिए एक के बाद एक साइंटिस्ट आए यहाँ पर, ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा। मैक्सवेल ने क्या बताया, इसके दिशा को बताया। किसकी दिशा? चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन की दिशा। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल का क्या नियम था कि मैक्सवेल का स्क्रू का नियम। स्क्रू का नियम क्या है, जैसे मान के चले कोई बोतल हम लोग लेते हैं, बोतल कैसा होता है कि कोई भी धारावाही चालक तार में अगर धारा, सबसे पहले इसको डायग्राम के सहारे दिखाते हैं। डायग्राम क्या है, ये मान के चले नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। वाह, उन्होंने क्या देखा है, जब साउथ टू नॉर्थ कोई चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, वाह, तो उसी की दिशा में कोई बोतल को रखा जाता है। तो बोतल का जो कर्क जो घूमेगा ना, तो घूमने की दिशा की ओर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन को शो करती है। इसका मतलब चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए मैक्सवेल का स्क्रू नियम। मैक्सवेल का स्क्रू नियम में हम क्या देखेंगे कि मैक्सवेल बताए थे कि कोई भी धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसके चारों जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके डायरेक्शन को बताए थे, उसकी चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगा। इसको दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किए, इस ढंग से समझाया मैक्सवेल का स्क्रू लॉ। मैक्सवेल स्क्रू लॉ ये दो ढंग से समझाएं, एक मैक्सवेल का स्क्रू नियम और दूसरा नियम क्या देखिए कि मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठा का नियम, जिसको थंब रूल ऑफ मैक्सवेल बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए सबसे पहले ये इस ढंग से बताए थे कि एक स्केल लेके कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर कोई भी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगा वो इस ढंग से बताएं एक बोतल लेके कि मान के चलिए साउथ टू नॉर्थ, देखिए साउथ टू नॉर्थ विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसी के डायरेक्शन में एक बोतल को रखा जाता है। अब देखिए बोतल, ये मान के चलिए एक बोतल है कि बोतल का जो कर्क है, इसको कर्क घूमेगा किधर, और घूमने की दिशा की ओर चारों ओर, घूमने की दिशा के चारों ओर चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया क्या बोले? इसका मतलब चुंबक के बल रेखाएं जो उत्पन्न होगी यहाँ से तो उसके डायरेक्शन किधर होगा, ये घूमने के दिशा के चारों ओर।
समझ में आ गया। देखिए कार इधर घुमाएंगे तो बंद और इधर घुमाएंगे तो ये बोतल खोलेगा। तो खोलने की दिशा के चारों ओर, ये बोतल को खोलेंगे जिधर से, तो खोलने की दिशा के चारों ओर क्या बताएगा, चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे इधर घूम रहा है ये, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए डायरेक्शन की ओर। इसको हम लोग क्या लेते हैं, वेक्टर ऑफ बी। इस ढंग से इसको समझाएं। इसका परिभाषा कैसे देंगे, जब किसी काल्पनिक धारावाही चालक तार में जब दक्षिण से उत्तर की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो उसके समानांतर एक या उसी के दिशा में एक बोतल को रखा जाता है। तो बोतल ने खुलने की दिशा के चारों ओर चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब किधर खुलेगा उधर क्या बताएगा, चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन। आप देखिए ये तो पकड़ में आ गया। फिर ये दूसरे ढंग से भी बताएं, क्या बताएं कि मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठा का नियम। दाएं हाथ के अंगूठा का नियम क्या है, देखिए कोई भी धारावाही चालक तार है, उसमें अगर तार को ऐसे पकड़ेंगे कि अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा में हो, कि धारा किधर जा रही है, साउथ टू नॉर्थ, ये ध्यान रखिए। नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलने के तरीके क्या देखेंगे कि साउथ टू नॉर्थ। ये न्यूमेरिकल में देखिए, कंपटीशन लेवल में या बोर्ड लेवल में इस ढंग से कम ही पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में, कि डाला रहेगा कि साउथ टू नॉर्थ विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, तो इसी के आधार पर आएगा यानी न्यूमेरिकल। तो इसीलिए पहले बात देखिए इसी ढंग से हम समझा दिए ये ग्राफ लेके। अब देखिए फिर आगे कि मैक्सवेल, दूसरा नियम क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। देखिए मैक्सवेल का इस नियम में क्या बोले कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगुलियां का नियम है, अंगूठा के नियम। अब देखिए दाएं हाथ के अंगूठा का नियम क्या है कि राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने क्या बताया कि जब कोई धारावाही चालक तार को इस प्रकार रखा जाए, दाएं हाथ में इस प्रकार रखा जाए कि अंगूठा की धारा की दिशा में हो, वाह, तो मोड़े अंगुलियां कर्व फिंगर क्या बताएगा, चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए चालक तार को इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे कि अंगूठा किधर है, कि धारा की दिशा में, धारा किधर है कि साउथ टू नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो ये मोड़ी हुई अंगुलियां क्या बताएगा, चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करेगा। तो बात यही है मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठा का नियम। समझ में आ गया, तो यही था नियम। अब देखिए कोई भी धारावाही चालक तार में हम लोग क्या देखें कि जब भी धारा को प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र का निर्माण हो जाती है। इसके अंदर कोई चुंबक को रखा जाए तो इसमें विक्षेपित भी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखें कि धारा भी देखें, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता भी देखें। अब फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि ये जो विक्षेपित कर रहा है, विक्षेपित किधर कर रहा है, जब इधर से धारा जा रही है तो बायां तरफ विक्षेपित हो रहा है, जब इधर से धारा आ रही है तो ये दाहिना तरफ विक्षेपित हो रहा है। लेकिन विक्षेपित हो रहा है तो इसमें तो बल लग रहा है, लेकिन बल की डायरेक्शन किधर होगा, इसको दर्शाने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आ गए हैं। कौन आए, जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, उसका नाम क्या है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हम लोग क्या देखे थे, जैसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ, ये जैसे बाएं हाथ के 3 को फिंगर का नाम याद रखना होगा। ये फिंगर का नाम क्या है, थंब। इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्शन या फोर फिंगर। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनामिका यानी रिंग फिंगर। ये है कनिष्ठ यानी लिटिल फिंगर। अब देखिए सबसे पहले 3 को फिंगर का नाम जरूर रखना होगा। ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्य में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थंब, इंडेक्शन या फोर फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। ये नियम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये पकड़ में आ जाएगा लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके आगे हमेशा यही वाला यूज़ होगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक आएगा यूनिट 4 में, यूनिट 4 में देखिए क्या है कि मैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अप्लाई होगा। और ये जो यूनिट 3 चल रहा है इसमें क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें बाएं हाथ का नियम चलेगा।
तो देखिए सबसे पहले ये बायां हाथ को किस ढंग से फैलाएं। हम क्या बोले अभी इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा, इसको क्या बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा। ये 3 को फिंगर का नाम जरूर याद रखना होगा। ये कभी कभी देखिए कि भाई में ज़्यादातर पूछा जाता है स्कूल या कॉलेज में कि फ्लेमिंग का बायां हाथ या दाएं हाथ का नियम क्या है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बायां हाथ, इसके बाद वाला टॉपिक जो आएगा यूनिट 4 में उसमें हम लोग पढ़ेंगे दाहिना हाथ। तो देखिए ये जो फिंगर है इसको हम लोग बोलते हैं अंगूठा या थंब, इसको क्या बोलते हैं तर्जनी या फोरफिंगर या इंडेक्सन, इसको क्या बोलते हैं मिडिल फिंगर। ये 2 फिंगर का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, अनामिका कनिष्ठ याद रखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या देखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि कोई धारावाही चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, उसमें बल भी लग रहा है। इसको दर्शाने के लिए इन्होंने नियम जो दिए इसको हम लोग किस ढंग से देंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो। देखिए एक दूसरे के साथ ये क्या है 90 डिग्री है, लंबवत हो, तो तर्जनी तथा मध्यमा क्रमशः चुंबक क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। समझ में आया क्या बोले? ये अंगूठा क्या दिखाएगा कि बल की डायरेक्शन को दिखाएगा कि बल किधर लगेगा, चुंबक क्षेत्र के लंबवत बल लगेगा। बस यही है इसका लेफ्ट हैंड रूल। और ये नियम जब तक नहीं पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग देखेंगे कि समरूप चुंबक क्षेत्र में कोई भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, उसके बाद हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक जो आएंगे इसके आगे, कि सब टॉपिक में यही चीज़ ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। समझ में आया क्या बोले? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। अब देखिए बाएं हाथ का नियम तो पूरी पकड़ में आ गया। बाएं हाथ का नियम क्या है कि जब बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के साथ लंबवत हो, तो तर्जनी तथा मध्यमा चुंबक क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बस यही नियम। तो आज का क्लास चलिए इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉरेंट बल, और उसके बाद पढ़ेंगे समरूप चुंबक क्षेत्र में आवेशित कण, उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा साइक्लोट्रॉन। चलिए आज का क्लास इतना ही।